देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास। शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सपेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। भारत, 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 भारत। स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। भारत, भारत, भारत। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। भारत, 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 भारत। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। बेसिकली मैं एक जमींदार फैमिली का आदमी हूँ और हम रीवा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के हैं। मैं सीधी में पढ़ा हूँ, शहडोल में पढ़ा हूँ, रीवा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा हूँ मध्य प्रदेश के, और अल्टीमेटली मैं लखनऊ में भी पढ़ा हूँ। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैं यूपी एमपी दोनों को जानता हूँ। सेना में जाने का तो मेरा पारिवारिक है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के जो छोटे भाई थे वो रीवा स्टेट आर्मी में कैप्टन थे। तो इसलिए ये तो हम लोगों का दो ही है, हम लोगों के घर में या तो लोग फौज ज्वाइन करते हैं या हाईली एजुकेशन में। मेरे बड़े ब्रदर जो थे वो कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर थे। फौज हमने 1968 में आईएमए से पास आउट हुए और सीधा उसके बाद अभी उस टाइम पे और आज की टाइम के फोर्स में थोड़ा फर्क है। आजकल जो आईएमए से पास होता है वो पहले यूनिट जाता है और उसके बाद वो
जहाँ उस जिस यूनिट में उनकी पोस्टिंग होनी होती है वो बायो कोर्स करने जाता है अपने सेंटर में और वहाँ से यूनिट में जाता है। हमारे यहाँ ऐसा था कि आप बायो करने के बाद सीधे आर्टिलरी सेंटर गए। मैं आर्टिलरी का हूँ, जिसको आपकी साधारण भाषा में तोपखाना बोलते हैं। तो पहले IMA से पास होने के बाद सीधे हम लोग देवलाली गए। देवलाली में 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसको बायो कोर्स बोलते हैं। तो मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो 6 फील्ड रेजिमेंट में आई, जो रांची के आउटस्कर्ट नामकुम में थी। जिस तरह आपका कैंटोनमेंट पहले आउटस्कर्ट में था लखनऊ का, अब लखनऊ के सेंटर में हो गया है। तो रांची में हम लोग थे। 70 में हम लोग वेस्ट बंगाल इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए भेजे गए, जिसको आप लोग कहते हैं चुनाव। इस पाकिस्तान में प्रॉब्लम शुरू हो गई, वहाँ से रिफ्यूजी हम लोगों के आने लगे। तो उसी बीच में हम लोगों को सीधे, हम लोग वेस्ट बंगाल में ही थे, तो वहीं से सीधे बॉर्डर में कृष्णानगर डिस्ट्रिक्ट है एक नादिया का, वहाँ पर हम लोग सबसे पहले गए। और वहाँ हम लोग 13 अप्रैल 71 को पहुँच गए थे। अल्टीमेट एक टाइम आया रात 18-19 को हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। और 20 तारीख को मॉर्निंग में जब हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे तो पहली बार पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग हम लोगों पे हुई। ये दिन के 9 बजे का टाइम था। मैं चूँकि आर्टिलरी अफसर हूँ, इसलिए हम लोगों ने आर्टिलरी से फायर किया और जो पाकिस्तानी पेट्रोल थी वो अपना कुछ साजो सामान छोड़ करके भाग गई। ये 20 तारीख की घटना है। रात 20 और 21 नवंबर को करीब 3 बजे सूचना आई, मुक्ति वाहिनी वालों ने दी कि पास में ही एक गन एरिया है एनिमी का। तो रात को ही डिसाइड किया गया कि गन एरिया को डिस्ट्रॉय करना है। और 3 बजे हम लोग 14 पंजाब की एक प्लेटून के साथ, जिनका प्लेटून कमांडर MS गिल थे, और मैं निकल पड़े। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे वैसे पाकिस्तान के 3 सेफी टैंक ने मुझे पास किया करीब 100 गज से, क्योंकि उनका उद्देश्य सीधे अटैक करने का था। तो जो बीच में खड़ा है उसको कोई नहीं देखता, और वो भी टैंक में। हम लोगों ने इन्फॉर्म किया कि ये टैंक अटैक आ रहा है, सपोर्टेड बाय 2 बटालियंस। तो हमारे पास भी 45 कैवलरी का स्क्वाड्रन था। उनके स्क्वाड्रन कमांडर मेजर नारायण को मैंने डायरेक्ट बोला कि सर 5 मिनट में आपके ऊपर टैंक अटैक आ जाएगा। बोले चाहे फिक्र मत कर, मैं तैयार हूँ। इन्फेंट्री बटालियन भी तैयार थी। जब तक मैं सबको अर्ली वार्निंग मिल गई हम लोगों के कारण, नहीं तो शायद बहुत नुकसान हो सकता था। उसके बाद हमने आर्टिलरी फायर करना शुरू कर दिया और हम लोगों ने ये मेक श्योर किया कि ब्रिगेड की 2 बटालियनें एक साथ हमारे लोकेशन पे अटैक नहीं कर पाई, क्योंकि आर्टिलरी फायर इतना इंटेंस था पूरे डिवीज़न का कि इन्फेंट्री और टैंक के बीच में गैप हो गया। उसी वक्त एक टैंक ने हम लोगों को, हमारी टीम को स्पॉट कर लिया और उन्होंने 30 राउंडिंग जो टैंक के ऊपर
MMG माउंटिंग होती है उससे फायरिंग की है, जिसके कारण हमारे ग्रुप के 3 जवानों की वहीं पर डेथ हो गई इंस्टेंट, और मेरे पैरों में बस लगा। मैंने अपना काम किया। ये ऊपर वालों का सोचना है कि आपको किस तरह का सम्मान दिया जाए, उसमें व्यक्ति विशेष का कोई भी रोल नहीं होता। आर्मी ने मुझे लड़ाई के लिए ट्रेंड किया है, कोई खेती करने के लिए तो नहीं। तो जब सामने लड़ाई हो तो उस वक़्त तो ये होता है कि देखिए 3 प्रिंसिपल हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। रूथलेस, रिमोटलेस, पिटीलेस। आप कठोर हैं, आप किसी के ऊपर दया नहीं आ सकती, और जो सामने आएगा ऊपर जाएगा। भले पाकिस्तान वाले लोग खुदा खुदा करते हैं, परंतु उनको खुदा के पास पहुंचाने का काम हम करते हैं कि जल्द से खुदा के पास जल्दी पहुंच जाए। ये काम हम करते हैं। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। सुमन सुगंध सदा। मैं कर्नल वरुण वाजपेयी हूँ और मूलतः एक मध्यम वर्गीय परिवार से लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मेरा छात्र जीवन क्लास 1 से लेकर क्लास 12वीं तक का कॉलवन तालुकेदार्स कॉलेज में बीता। उसके उपरांत विश्वविद्यालय में BCom और MSW की डिग्री हासिल करी। इस दौरान सेना के प्रति रुझान बचपन से था, तो मैंने क्लास 12th में ही आते आते ही NCC ले ली थी और NCC के नेवल डिवीज़न को प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट किया और कई नए कीर्तिमान भी स्थापित करने का प्रयास किया हम लोगों ने। मुझे याद है कि सन 1998 में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड दिया जाता था NCC कैडेट्स को जिनकी उपलब्धि अच्छी होती थी। तो मुझे ये ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का ब्रॉन्ज़ मेडल मिला था और उसके उपरांत NCC को वेरियस नेशनल लेवल पे शिप अटैचमेंट कैंप्स में, राष्ट्रीय स्तर के इंटीग्रेशन कैंप्स में रिप्रेजेंट किया और प्रदेश के लिए काफ़ी जितना भी संभव हो सका उतना काम किया। फ़ौज की में रुचि नेचुरल थी, तो इसके उपरांत कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी और राष्ट्रीय स्तर पे 4थी रैंक लेके आया था CDS में। मेरा परिवार मूलतः मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पे टीचर्स ही रहे हैं। दे हैव बीन इन एकेडमिक्स बेसिकली। सो सबका बड़ा मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, बट मेरा थोड़ा सा कुछ अलग मन था। सो शुरुआत में तो लोग कह रहे थे कि आपने इंजीनियरिंग नहीं करी है तो शायद सही नहीं कर रहे हो, बट जब अपनी रुचि के बारे में उनको बताया और एग्ज़ाम क्लियर किए तो उसके उपरांत खासकर मेरे पिताजी को बड़ा गौरवान्वित और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। IMA में हम लोग का जो 1.5 साल का ट्रेनिंग था वो अपने आप में इस प्रकार से था कि इट हैज़ टू डिज़ाइन अ जेंटलमैन आउट ऑफ यू। सो पासिंग आउट परेड हमारी 10 दिसंबर 2002 को हुई थी, जिसमें स्वयं फील्ड मार्शल सर मानेकशॉ मौजूद थे और ये हम लोग के लिए अपने आप में बहुत बड़ा गर्व का समय था कि हम लोग की पासिंग आउट परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर स्वयं मानेकशॉ साहब थे। तो वो एक ऐसे लीडर थे जिनको देख के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उनसे मोटिवेट हुए बगैर रह सके। 10 दिसंबर 2002 को IMA से पास आउट होने के उपरांत कमिश्नर 3rd बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में हुआ। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री पहले स्टेट फोर्सेस में गिनी जाती थी, पर इंडिपेंडेंस के बाद से इसका योगदान विभिन्न ऑपरेशंस में, इंसर्जेंसी एरियाज़ में अभूतपूर्व रहा है। तो और 1972 के बाद इस रेजिमेंट को प्रॉपर रेजिमेंट घोषित किया गया। उसके पहले ये जैकलाई मिलिशिया कहलाती थी। तो मुझे इस 20 वर्षों की जर्नी के दौरान अलग अलग फील्ड एरियाज़ में, अलग अलग इंसर्जेंसी एरियाज़ नॉर्थ ईस्ट के और JNK में अपनी पलटन के साथ में, अपनी बटालियन के साथ में
अपने ट्रूप्स को लीड करने का अवसर मिला। तकरीबन 11 से 12 साल का फील्ड एक्सपोजर हुआ हम लोग को। और इसके बाद मुझे एक बड़ी ही अच्छी काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम दिया गया। मुझे एज अ रजिस्ट्रार सैनिक स्कूल गोपालगंज में भेजा गया, जहाँ पे रजिस्ट्रार की ड्यूटीज़ के साथ साथ मुझे फिर एक और टास्क दिया गया माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी के द्वारा, जिसमें कि मोदी जी का जो विज़न था कि भारत में नए सैनिक स्कूल स्थापित करने हैं, तो उनकी स्थापना का जो कार्य है एज अ फाउंडर प्रिंसिपल वो मुझे दिया गया। तो सबसे चैलेंजिंग काम था जब हमें मिज़ोरम में आइजोल की जो उनकी राजधानी है वहाँ से करीब 85 किलोमीटर दूर सरचिप डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटी सी जगह है चिंगचिप करके, अमूमन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता भी होगा। वहाँ पे हमने एक फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सैनिक स्कूल स्थापित किया। ये जो प्रक्रिया थी इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2016 में, और काफ़ी चैलेंजिंग रहा ये टास्क पूरा। और उस इनहॉस्पिटेबल सी जगह पे, उस जगह जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब जहाँ पे कुछ नहीं था, उस जगह पे भी काफ़ी चैलेंजेस के बाद हमने सैनिक स्कूल को इस्टेब्लिश करा। और ये 17 मई 2017 को ये स्कूल बन के इस्टेब्लिश हुआ। सैनिक स्कूलों की जो स्थापना है उसमें बेसिकली स्टेट का और केंद्र का दोनों का रोल होता है, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है जिसके तहत जो बेसिक फंडिंग है वो राज्य के द्वारा होती है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य का रोल बहुत बड़ा होता है, बिकॉज रिक्रूटमेंट, बच्चों का सिलेक्शन, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन और साथ की जो पूरी प्रक्रिया है स्थापना की, वो सब की सब स्टेट के सौजन्य से की जाती है। तो मेरा जो रोल था एज ए लिंक बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और मिज़ोरम जैसे राज्य में जहाँ पे कोई भी सैनिक स्कूल नहीं था, फ़ौज के प्रति अवेयरनेस बहुत कम थी, वहाँ पे लोगों को समझाना, चर्च को कॉन्फिडेंस में लेना, जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको अपने साथ में रखना, उनको इंश्योर करना कि उनको भी नौकरियाँ दी जाएँ। तो ये सारे काम, प्लस जैसे झुंझुनू में स्कूल स्टैब्लिश किया, वहाँ पे अलग चैलेंजेस थे। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग खूबियाँ हैं, अलग अलग वहाँ चैलेंजेस भी हैं। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी अप्रोच को मॉडिफाई करके जो बेस्ट तरीका था जिसमें कि हम जल्दी से जल्दी समय में स्कूलों को चालू कर सकें और बच्चों का एडमिशन हो सके, इसकी हमने पूरा प्रयास किया था। सैनिक स्कूलों का भारत की सेना के लिए का योगदान जो है अभूतपूर्व रहा है। सैनिक स्कूलों ने, मिलिट्री स्कूलों ने और RIMC ने मिलकर सेना में मतलब कई बड़े अभूतपूर्व अफसर, कई जनरल्स, कई सेना के उच्च अधिकारी दिए हैं। और NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में सैनिक स्कूलों से तकरीबन 25 से 30% की स्ट्रेंथ जाती है। तो सैनिक स्कूल भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही अहम फीडिंग इंस्टीट्यूशन है। और सैनिक स्कूल चिंगचिप हो गया, सैनिक स्कूल झुंझुनू हो गया, या सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग हो गया, ये ऐसे राज्यों में हैं, झुंझुनू तो खैर ऑफ कोर्स राजस्थान में है, तो वहाँ पे तो सेना के प्रति रुझान हमेशा से रहा है। पर अरुणाचल प्रदेश में और मिज़ोरम में, इन राज्यों में बच्चों के लिए एक एक्सपोजर तो मिलेगा ही मिलेगा। इन राज्यों से जो सेना में प्रतिनिधित्व है एक ऑफिसर काडर में, वो भी बढ़ेगा। सैनिक स्कूल मिज़ोरम में इस्टेब्लिश करने के बाद में मुझे सैनिक स्कूल झुंझुनू को इस्टेब्लिश करने का काम दिया गया, और उसके बीच में ही मुझे फिर अरुणाचल भी भेज दिया गया जब ये स्थापित हो गया कि तीसरा कॉलेज भी खड़ा करना है। तो इन तीनों स्कूलों को शुरू करते करते मुझे जनरल मैथसन साहब जो थे, जो आर्मी कमांडर थे साउथ वेस्टर्न कमांड, उन्होंने शाबाशी भी दी और कई अप्रिसिएशन लेटर्स भी मिले मुख्यमंत्रियों से भी। उसके उपरांत साइटेशन लिख के भेजा गया जिसमें कि राष्ट्रपति जी के द्वारा 26 जनवरी 2020 को मुझे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सेना की नौकरी आज भी अपने आप में बहुत ही सम्मानित है, और युवा पीढ़ी के लिए ना तो एक अच्छी, तो ऑफकोर्स ये अच्छा जॉब और अच्छा करियर तो है ही, ये अपने आप में अपने जीवन में अपने आदर्शों को पूरा करने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का भी बहुत अच्छा साधन है। देश की सेवा है, और इसमें आई एम श्योर हर किसी को गर्व महसूस होता है। तो मेरा संदेश आज की युवा पीढ़ी के लिए यही है कि चाहे जो भी हो, अपने आप को सबसे पहले मानसिक रूप से फिट, फिज़िकल रूप से फिट, ये तो रखें, और साथ साथ अपने एम्बिशन को, आपका जो उद्देश्य है जीवन का, आपका जो लक्ष्य है, उसके प्रति टोटल समर्पित रहें। क्योंकि सेना की नौकरी केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन जीने की पद्धति भी है, जीवन जीने की शैली भी है। इस शैली के हिसाब से अपने आप को अलाइन करना, इस शैली के हिसाब से अपने आप को ढालना, अपने ट्रूप्स का ध्यान रखना, आपके सीनियर्स का, आपके जूनियर्स के साथ में समन्वय बना के तालमेल के साथ में आगे बढ़ना, यही सेना का एक सबसे कहा जाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा वो है, स्ट्रेंथ है।